तो क्या आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो कि आप ब्रेजा लेने का प्लान बना रहे हो और 1.5 लीटर के एनए इंजन में कंफ्यूज हो? मैं आपको अभी सीधा कह देता हूं, अगर आपको हाईवे पे फराटे भरने हैं और पैसे बचा के रखने हैं तो भाई इस इंजन को भूल जाओ, मत लो। लेकिन रुको रुको, टर्बो की तरफ भागने से पहले पूरी बात सुन लीजिए, क्योंकि इस पुराने और महंगे एनए इंजन के पास एक ऐसा हथियार है जो टर्बो के पास है ही नहीं, और वो चीज लाखों बायर के लिए लिटरली डील ब्रेकर है। क्या है वो वीडियो के बीच में पता चलेगा आप। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 1.5 लीटर एनए इंजन के बारे में बात करेंगे, उसके रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की, माइलेज, रनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस, रीसेल, हर टॉपिक कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले इस इंजन के बेसिक्स को समझ लेते हैं, ये इंजन है क्या। तो भाई ये कोई नया इंजन तो है नहीं, पुराना इंजन बहुत टाइम से चलता आ रहा है, जो कि मारुति का K15C 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। मतलब इसमें कोई टर्बो चार्जर नहीं है, सीधा सीधा सिंपल है। इंजन जितना खुद हवा खींचता है उतने में ही आपको काम चलाना पड़ता है। इसमें दो चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग है। पहली है ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है हर सिलेंडर में 2 इंजेक्टर लगे हुए हैं, टोटल मिला के 8, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन है इसलिए 8 इंजेक्टर लगे हुए हैं। ये सीधे इंटेक वॉल के पास फ्यूल स्प्रे करते हैं, और जितने ज्यादा फाइन इंजेक्टर होंगे उतना ही ज्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर बेटर होगा। यही प्रिंसिपल है, इस इंजन के अंदर बेटर फ्यूल बर्न होता है और साथ में अच्छी आपको माइलेज मिलती। दूसरी चीज है इसके अंदर ड्यूल वीवीटी, मतलब जो वाल्व की टाइमिंग है वो कंटिन्यूअसली एडजस्ट होती रहती है, चाहे आप ट्रैफिक में रेंगते रहो या फिर हाईवे पे उड़ते रहो। बस इतना समझ लीजिए, इंजन को सही टाइम पे सांस लेने को मिल जाता है। अगर हम इस इंजन की पावर फिगर की बात करें तो ये इंजन 103 PS की पावर निकालता है और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये फिगर्स ना बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है, मतलब मिडल के अंदर ये पावर डिलीवर कर रहा है। और साथ में यहाँ पे एक चीज और मिल जाती है आपको इस इंजन के साथ, स्मार्ट हाइब्रिड। घबराइए मत, ये फुल हाइब्रिड नहीं है, ये एक सिंपल सा 12 वोल्ट सिस्टम है। 2 बैटरियों के साथ, एक बैटरी आगे बोनेट में होती है तो दूसरी सीट के नीचे लिथियम आयन की छोटी सी बैटरी होती है। ये हाइब्रिड सिस्टम 3 काम करता है। एक तो साइलेंट स्टार्ट स्टॉप, जब आप सिग्नल पे रुकते हो गाड़ी बंद हो जाती है, जैसे क्लच दबाते हो स्टार्ट होती है, तो वहां पे इसका वर्क होता है, बिना आवाज किए साइलेंट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग से एनर्जी वापस लेता है। जब आप ब्रेकिंग यूज करते हो तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो लिथियम आयन में चली जाती है बैटरी के अंदर। और तीसरा है भाई थोड़ा सा टॉर्क असिस्ट। जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो तब भाई मोटर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुश देती है, जिससे कि इंजन की माइलेज भी बेटर हो और इंजन पे लोड भी कम आए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन। पहले इस इंजन के साथ आता था 5 स्पीड, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा शिकायत रहती थी कि भाई 100 की स्पीड पे बहुत ज्यादा आवाज आती है केबिन के अंदर, बहुत मतलब गाड़ी ऐसा लगता है जैसे उसको एक गियर की और जरूरत है। पर अब जब से फेसलिफ्ट आया ब्रेजा का, तब से भाई इसमें आपको मिलने वाला है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जिससे कि हाई स्पीड पे आरपीएम कम रहेंगे। एक तो 4 सिलेंडर वैसे इंजन है, ऊपर से कम आरपीएम पे हाई स्पीड पे चलेगी, तो जो आपका केबिन का एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा साइलेंट और स्मूथ हो जाएगा। और दूसरा इसमें मिलता है भाई 6 स्पीड का ऑटोमेटिक, जो कि इस पूरी ब्रेजा का एक ट्रम्प कार्ड, जिसका मैं अलग से आगे आपको सेगमेंट में पूरा डिटेल में बात करूं। बाकी जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाले हैं उनके लिए एक दिक्कत यहाँ पे ये भी है कि जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो सिर्फ ZXi तक जाता है। जिनको भाई टॉप एंड मॉडल चाहिए, मतलब वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए, लेवल 1 एडास चाहिए, 360 डिग्री कैमरा चाहिए, उनके लिए कहीं ना कहीं भाई ZXi प्लस में वो चीजें मिलती है और उसमें आपको मैनुअल का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। मतलब मारुति को भी पता है कि यार इतने ऊपर तक जो बंदा जाएगा वो या तो ऑटोमेटिक उठाएगा या टर्बो उठाएगा, वो इस एनए इंजन की तरफ इतना नहीं जाएगा। तो ये किसी के लिए तो दिक्कत है और किसी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर 0 से 100 की बात करें तो ये जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है ये 12.36 सेकंड में कर लेता है, जो कि टर्बो से अगर हम कंपैरिजन करें तो कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन असली जो परफॉर्मेंस है वो छुपी है भाई इसके गियर एसिलेशन पे। जब आप गाड़ी को क्रूज कर रहे हो भाई 80 की स्पीड पे, कोई ट्रक या कार से आपको ओवरटेक करना है, तब जो इसका भाई पीक टॉर्क है वो है 4300 आरपीएम
आरपीएम पे, जबकि जो टर्बो का टॉर्क है वो आपको 2000 आरपीएम से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब आप एनए इंजन से ओवरटेक करोगे हाईवे के ऊपर तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा हार्ड पुश करना पड़ेगा एक्सीलरेशन, और साथ में 2 से 3 गियर डाउन करने पड़ेंगे। मतलब आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा ओवरटेक के अंदर, और एक प्लानिंग के साथ आपको ओवरटेक करना पड़ेगा। जबकि टर्बो में आप 80 की स्पीड पे चल रहे हो, जैसे ही आप एक्सीलरेशन दबाओगे 2000 आरपीएम पे कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा टॉर्क मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो वहीं से ही गाड़ी एकदम से उठ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस आपको एनए में देखने को मिलने वाला है। तो क्या इसका मतलब एनए इंजन कमजोर है? बिल्कुल नहीं भाई, ये इसका करेक्टर है, ये एनए इंजन काम ही ऐसे ही कर। लेकिन जब हम बात करते हैं रिफाइनमेंट की, वाइब्रेशन की, वहां पे भाई ये एक 4 सिलेंडर इंजन है जो कि इसके छोटे भाई 3 सिलेंडर इंजन वाले टर्बो से कहीं ज्यादा आगे रिफाइंड है, ज्यादा साइलेंट है, ज्यादा स्मूथ है। मतलब आप गाड़ी को स्टार्ट करके खड़ी कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी स्टार्ट खड़ी है आइडियल कंडीशन में। लेकिन टर्बो में आपको थोड़ी सी थ्रम साउंड इंजन की आपको सुनाई देने वाली, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से भाई वो ऑलरेडी बैलेंस हो जाता है, ना ही वाइब्रेशन की ज्यादा फील आती है, ना ही आपको ज्यादा साउंड सुनाई देता है। अगर बात करें सिटी के हिसाब से तो भाई इंजन एकदम रिलैक्स है, आपको आराम से लीनियर पावर डिलीवर करता रहेगा। साथ में इसमें जो स्मार्ट हाइब्रिड आता है, जो टॉर्क असिस्ट आता है, उसकी वजह से आप सेकंड गियर में भी इसको आराम से चला सकते हो। सिटी के अंदर कोई ऐसी खास आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर बात करें हाईवे पे तो अगर आप भाई 100 की स्पीड पे चलाते हो तो फिर आप आराम से चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको मतलब फालतू पुश बैक और वो सब नहीं चाहिए, उनके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं, चुपचाप अपना चलाते रहो, आराम से क्रूजिंग करते रहो, कोई ऐसा आपको दिक्कत देने वाला नहीं। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं मैं, जो ड्राइवर इंथुजियास्ट है, जिनको भाई पुश बैक चाहिए, उनके लिए इंजन कामयाब नहीं। तो अगर आप वो ड्राइवर हो जो भाई ज्यादा परफॉर्मेंस चाहते हो तो इसको स्किप कर सकते हो। या फिर अगर आप वो ड्राइवर हो कि भाई मुझे सिंपल गाड़ी चलानी है, 80-100 पे अपने चलाते रहो, आराम से बैठे रहो, चलाते रहो, तो फिर कहीं ना कहीं एनए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, क्योंकि इस इंजन में भाई आपको हर वेरिएंट में टर्बो के मुकाबले एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अगर बात करें मैनुअल ट्रांसमिशन की तो भाई अगर एलएक्सआई टर्बो से आप एलएक्सआई एनए में ही जाओगे तो भाई सीधे सीधे आपको 90,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। साथ में कुछ फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, 20-30,000 40,000 के फीचर आप वो लगा लो, उनसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आप VXI प्लान करते हो तो VXI टर्बो से VXI एनए में आप जाते हो तो भाई 71,000 आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एनए के। साथ में इस वेरिएंट में भी आपको फीचर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं 20-30,000 के। और अगर ZXI में जाते हो तो भाई ZXI टर्बो से आप ZXI एनए में शिफ्ट होते हो तो वहां पे भी आपको 65,000 एक्स्ट्रा कीमत चुकानी पड़ेगी सिर्फ एनए इंजन की, और साथ में अच्छे खासे फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। और अगर प्लान बनाते हो ऑटोमेटिक में तो भाई जो एनए में आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें 1,35,000 रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ दो ऑटोमेटिक के नाम के। तो दोस्तों ये कोई वैसे स्कैम नहीं है कि भाई मारुति मजबूरी का फायदा उठा रही है कि भाई लोगों को 1.5 एनए चाहिए तो पैसे एक्स्ट्रा दे देंगे। ये भाई एक जीएसटी का रूल है जो सबको फॉलो करना पड़ता है, चाहे आराम से मानो चाहे जबरदस्ती मानो, वो सबको मानना पड़ता है। उस वजह से भाई कहीं ना कहीं ये इंजन की प्राइसिंग ज्यादा चली जाती। पर ये है कि भाई प्राइस भी आप ज्यादा दे रहे हो, फीचर से भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा चीजों के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस इंजन के माइलेज और रनिंग कॉस्ट। तो भाई अगर इस इंजन के लेबोरेटरी टेस्ट वाले माइलेज की बात करें, मतलब कंपनी जो क्लेम माइलेज करती है, तो मैनुअल में कहीं ना कहीं भाई आपको 19.89 से लेकर 21.09 kmpl तक, और ऑटोमेटिक में 20.17 kmpl तक की कंपनी क्लेम माइलेज करती है। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड रिपोर्ट की बात करें तो भाई ये मैनुअल वेरिएंट सिटी के अंदर 12-13 की देता है, हाईवे पे 17-18 की देता है। मतलब ओवरऑल जो एवरेज निकल के आती है वो 15 की आती है। और अगर बात करें ऑटोमेटिक की तो भाई सिटी के अंदर कहीं ना कहीं 12-13 की देता है और हाईवे पे 16-17 की दे देता है। अगर इसकी कंबाइंड ओवरऑल माइलेज को हम देखें तो ये कहीं ना कहीं 14 kmpl की आपको माइलेज देने वाला है ऑटोमेटिक। तो अगर हम रनिंग कॉस्ट की बात कर ले 102 रुपए लीटर के पेट्रोल के हिसाब से, तो अगर आप 1500 किलोमीटर मैनुअल को मंथली चलाते हो तो कहीं ना कहीं 10,200 का फ्यूल आपका मंथ का लगने वाला है और 1,23,000 का साल का लगने वाला है। और अगर ऑटोमेटिक को आप 1500 किलोमीटर चलाते हो तो 10,900 का तेल आपका मंथली लगने वाला है और 1,31,000 का ईयरली लगने वाला है। तो भाई ये जो फ्यूल कॉस्ट है ये भी आपका एक ईएमआई का पार्ट लगा लो भाई, ये भी एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस खर्चा है आपका, आपको ईएमआई भी भरनी है और ये खर्चा भी उठाना है। तो मेरे हिसाब से तो भाई अगर आपकी सिटी के अंदर 1200 तक की मंथली रनिंग या उससे ऊपर है
तो फिर आप कहीं ना कहीं सीएनजी की तरफ जा सकते हो। मतलब 1200 से ऊपर रनिंग आपकी होनी चाहिए, उससे नीचे है तो फिर आप एनए के बारे में सोच सकते हो। और अगर हाईवे की बात करें तो कहीं ना कहीं 1500 किलोमीटर से अगर नीचे रनिंग है तो आप एनए की तरफ एक बार सोच सकते हो। अगर 1500 किलोमीटर मंथली के हाईवे की ऊपर रनिंग है तो फिर आप सीएनजी की तरफ ही जाना आपके लिए बेटर ऑप्शन बन जाता है। अब दोस्तों उस सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सिर्फ एनए इंजन के पास ही वो चीज है जो है ऑटोमेटिक। जी हाँ, क्योंकि टर्बो के पास आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिल, वहां पे सिर्फ आपको मैनुअल ऑप्शन दिया गया है। अगर आपकी मजबूरी है या आपकी रिक्वायरमेंट है या कुछ भी है, अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो फिर आपको एनए इंजन की तरफ ही आना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसका जो ऑटोमेटिक है वो कोई आम एएमटी वगैरह नहीं है जो झटके फील हो और मतलब मजा ना आए। यहाँ पे मिलता है आपको 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर जो कि एशियन कंपनी का है। मतलब जबरदस्त रिलायबल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, साथ में जबरदस्त और रिलायबल ही इसका 1.5 लीटर का एनए इंजन है। दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त बन जाता है। अगर जिनकी रिक्वायरमेंट भाई ऑटोमेटिक की है, मतलब या तो वो सिटी में ज्यादा चलते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक ज्यादा फेस करते हैं, पर उनकी रनिंग कम है, मतलब 1200 किलोमीटर से नीचे नीचे रनिंग है मंथ पर, ट्रैफिक डेली फेस करते हैं भाई, क्लच दबा दबा के वो परेशान हो जाते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बेस्ट ऑप्शन बन जाता है 1.5 लीटर का एनए इंजन के साथ 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। कोई आपको लैग फील नहीं होगा, कोई ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है, माइलेज भी ठीक ठाक निकाल देगा, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक दे देगा, आपको क्रोलिंग फंक्शन मिल जाएगा। ट्रैफिक के अंदर ब्रेक से पैर हटाओ, गाड़ी धीरे धीरे सरकेगी, फिर दोबारा ब्रेक पे, मतलब सिर्फ ब्रेक पेडल से आप ट्रैफिक की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर पाते हो। और साथ में भाई जिनको टॉप वेरिएंट चाहिए ZXi प्लस, मतलब यानी कि वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, लेवल 1 एडास, तो उनको कहीं ना कहीं ये ऑटोमेटिक भाई ZXi प्लस में देखने को मिल जाएगा। तो आपके लिए ZXi प्लस का भी ऑप्शन खुल जाता है अगर आप ऑटोमेटिक की तरफ जाते हो तब। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस इंजन के रिलायबिलिटी और ओनरशिप कॉस्ट की। तो भाई ये कोई इंजन बिल्कुल नया नया नहीं आया है कि ब्रेजा का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है और आपको ये नया इंजन देखने को मिल रहा है। ये इंजन एक बहुत पुराना इंजन है जो कि आपका पहली वाली ब्रेजा में भी आता है, XLX6 में भी आता है, अर्टिगा में भी आता है, ग्रैंड विटारा में भी आता है, विक्टोरियस में भी आता है। मतलब ये इंजन भाई लाखों किलोमीटर निकाल चुका है, बहुत पुराना इंजन है और एक ट्रस्टेड और रिलायबल इंजन। इस इंजन की सिंपलिसिटी ही भाई इसकी ताकत है। लोगों ने भाई इस इंजन को 1.5-2 लाख किलोमीटर तक बिना किसी फालतू खर्चे के आराम से चला लेते हैं। जो जैसे अर्टिगा वगैरह इनमें जो टैक्सी में भी चला रहे हैं लोग, उनका डाटा बताता है कि भाई 1.5-2 लाख किलोमीटर तक बिना किसी टेंशन के ये इंजन आराम से चल जाता है। और एनए इंजन होने की वजह से इसकी सर्विस कॉस्ट भी आपको कम आती है, क्योंकि टर्बो में भाई थोड़ा सा पार्ट्स ज्यादा रहते हैं तो उनकी अलग सर्विस कॉस्ट रहती है, पर यहाँ पे आपको सिंपल इंजन मिलता है, तो जिसकी वजह से सर्विस कॉस्ट भी इसकी 5-7 हजार साल की आपको पड़ने वाली। और अगर बात करें रीसेल वैल्यू की, तो इसकी रीसेल वैल्यू भी भाई स्ट्रॉन्ग है टर्बो के मुकाबले, क्योंकि मार्केट में आप जब जाते हो तो सेकंड हैंड बायर की फर्स्ट चॉइस एनए इंजन होती है। अगर वो नहीं मिलता है तो फिर वो टर्बो की तरफ जाता है। पर भाई यहाँ पे थोड़ा सा केस पेचीदा भी है, क्योंकि टर्बो भाई सस्ता भी है, एनए महंगा भी है, तो कहीं ना कहीं वो रीसेल वैल्यू वो बराबर ही आ जाती है। तो कोई ऐसा खास आपको प्रॉफिट रीसेल में देखने को नहीं मिल पाता है, पर फिर भी जो एज है वो रीसेल की ज्यादा भाई एनए की तरफ ही जा रही है। लेकिन एनए होने की वजह से और 4 सिलेंडर इंजन होने की वजह से जो आपकी राइड क्वालिटी है, जो मेंटेनेंस है, वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आपको मतलब ना ज्यादा फालतू मेंटेनेंस झंझट रहने वाला है और आपको वाइब्रेशन और ज्यादा नॉइस का सामना करना पड़ेगा इस इंजन के साथ। और जो E20 वगैरह जो आजकल चला है भाई, उसके लिए थोड़ा सा एज इस एनए इंजन की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो गन्ने का जूस थोड़ा सा कम इस पे असर कर पाता है टर्बो के मुकाबले। मतलब आपको थोड़ी सी अप फ्रंट कॉस्ट तो ज्यादा देनी पड़ेगी, पर आप टेंशन फ्री रहोगे 10-15 साल तक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुद्दे की, भाई 1.5 लीटर एनए इंजन किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसको लेना चाहिए। तो सबसे पहला और मेन मेजर कारण है ऑटोमेटिक वाले। जो लोग भाई जिनको ट्रैफिक में डेली वो फंसते हैं, डेली क्लच का दबा दबा के परेशान है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक फेस करते हैं, और उनको एक ऐसा इंजन चाहिए जो भाई रिलायबल हो, लॉन्ग टर्म तक चल जाए, और साथ में गियर बॉक्स भी ऐसा चाहिए ऑटोमेटिक जो थोड़ा लॉन्ग टर्म तक चल जाए, क्योंकि ट्रैफिक में भाई हीट होने के इश्यू बहुत ज्यादा होते हैं। तब जो
NA के साथ जो ऑटोमेटिक का कॉम्बिनेशन है वो उनके लिए एक बेस्ट चॉइस बन सकता है। नेक्स्ट है वो लोग जिनको चाहिए भाई गाड़ी 10 से 15 साल तक, मतलब वो थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा दे देंगे पर गाड़ी ऐसी चाहिए जो 10-15 साल तक उनको कोई फालतू की झंझट, फालतू का खर्चा, फालतू की टेंशन ना दे, तो फिर आप इसके 1.5 लीटर के NA की तरफ जा सकते। नेक्स्ट है भाई वो लोग जिनको चाहिए NVH लेवल एकदम डाउन, साथ में रिफाइनमेंट एकदम टॉप क्लास, कोई वाइब्रेशन नहीं, मतलब वो लोग जिनको भाई केबिन के अंदर एकदम शांति चाहिए, मतलब कोई कहीं पे भी कैसी भी वाइब्रेशन ना हो, केबिन एकदम साइलेंट हो, इंजन स्टार्ट है या नहीं है पता भी ना चले, तो फिर आप इसके 1.5 लीटर के NA की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट है भाई वो लोग जिनको लीनियर पावर, मतलब कई लोगों को भाई टर्बो चलाने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे ही 2000 से ऊपर RPM जाता है, आपने पैर पंजा रख दिया और वो एकदम से पुश बैक देता है और एकदम से उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ धोखा सा हो गया, एकदम गाड़ी एकदम भग लेती है, तो उनको वो कंट्रोलिंग थोड़ी सी समझने में बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे भाई आपको NA में कोई ऐसा पुश बैक नहीं मिलेगा, जितना आप पैर रखोगे उतनी आपको लीनियर पावर मिलती चली जाएगी धीरे धीरे, मतलब आप उसको कंट्रोलिंग में पावर को रख सकते हो। ये खासकर ओल्ड पर्सन के लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर बन जाता है NA इंजन, क्योंकि टर्बो भाई थोड़ा सा पावर इंथुजियाज होता है जिनको थोड़ी परफॉर्मेंस चाहिए होती। और अगर हम बात करें भाई 1.5 NA इंजन की तरफ, किसको बिल्कुल भी भूलकर भी नहीं जाना है, तो सबसे पहले वो लोग जो भाई हाईवे पे ड्राइव करते हैं, एक्सप्रेसवे पे ज्यादा ड्राइव करते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं, बार बार ओवरटेक करते हैं, परफॉर्मेंस चाहते हैं, लोड में चलते हैं, तो भाई NA इंजन आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा। 1 लीटर का टर्बो इंजन उठाओ, पैसे बचाओ और मौज लो। नेक्स्ट है भाई जिनकी रनिंग ज्यादा है, हाई माइलेज चाहिए, मतलब रनिंग कॉस्ट उनको कम करनी है, तो भाई CNG की तरफ जाओ। 1500 किलोमीटर से अगर आपकी ऊपर रनिंग है तो कोई फायदा नहीं है आपको इस NA इंजन की तरफ जाने का, आप सिर्फ अपनी जेब से पैसे ही फूकोगे और कुछ खास फायदा आपको मिलने वाला नहीं। नेक्स्ट है वो लोग जिनको भाई एक वैल्यू फॉर मनी चाहिए, मतलब कम प्राइस के अंदर ज्यादा फीचर और सब कुछ मिला के एक ज्यादा पैकेज चाहिए, तो फिर वो टर्बो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको सस्ते में फीचर भी ज्यादा मिल रहे हैं और एक अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी, फीचर्स भी, लो प्राइस भी, हर चीज आपको वहां पे थोड़ी ज्यादा मिल रही है, तो फिर आप टर्बो की तरफ जा सकते। तो दोस्तों सिंपल सीधी भाषा में फाइनल ओपिनियन की बात करें तो भाई वैसे तो NA इंजन कोई बुरा नहीं है, पर जब कॉम्पिटिटर आके सामने खड़ा हो जाता है तो भाई फिर सोचना पड़ता है। बाकी मेरे हिसाब से भाई अगर आपको जेन्युइनली एक ऑटोमेटिक कार चाहिए, मतलब आपकी ऑटोमेटिक की ज्यादा नीड है, या फिर आपको गाड़ी 10 से 15 साल रखनी है, तभी ये इंजन जस्टिफाई करता है, बाकी नहीं तो कहीं पे भी ये इंजन मेरे को तो कोई जस्टिफाई करता दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।